हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जोहान मेंडल की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जेनेटिक्स, देन चार्ल्स डार्विन ने जो एवोल्यूशन पे काम किया है, एंड इसके अलावा फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड डिस्कस हुआ है वो है हेरिडिटी। ना हेरिडिटी क्या होता है? चलिए इसकी टर्म की एक्सप्लेनेशन से पहले हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। वी लुक समहाउ लाइक अ पेरेंट्स। हम कह भी देते हैं कि इसकी आईज जो है बिल्कुल इसकी मदर की तरह है, इसका नोज बिल्कुल फादर की तरह है, इसके जो कान हैं वो बिल्कुल इसके ग्रैंड पेरेंट्स से कई बार हमारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। दादाजी की तरह इसके जो हाथ हैं वो इसके दादाजी की तरह हैं, या इसकी कोई और आवाज़ जो है वो इसके नाना जी की तरह है। बिल्कुल हम ऐसे जो बातें हैं वो अक्सर हम सुनते हैं। तो ये क्या है बेसिकली कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। नाउ अनदर टर्म कैरेक्टर, या हम कहते हैं ट्रेट। What is a character or a trait? Any physical feature, any feature of the body जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें दिखता है या नहीं दिखता। जैसे वर्किंग जो है वो भी एक ट्रेट की तरह काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइट इज अ ट्रेट, बालों का कलर एक ट्रेट है, आंखों का रंग एक ट्रेट है, हमारी मसल्स किस तरीके से काम करती हैं वो एक ट्रेट है, किसी की बिल्ड किस तरीके की है वो भी एक ट्रेट है, स्किन कलर एक ट्रेट है, बालों की क्वालिटी एक ट्रेट है। लाइक एवरीथिंग, जो भी हमारा कोई भी फिजिकल फीचर है वो एक ट्रेट या कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, ये कहाँ से आते हैं? प्रीवियस जनरेशन से। जैसे हमने बात की कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, और उन्हें ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट्स से मिले हैं, उन्हें ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट्स से मिले हैं। सो इतने सालों से जो ह्यूमन जनरेशन्स चल रही हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। और ये सारी लाइफ फॉर्म्स के साथ है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में जो पेरेंटल जनरेशन है जिससे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने कैरेक्टर्स अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। और यही कारण है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करती है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। सो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिमिलर तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, बट क्या ये ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? नहीं। हमारे अगर हम अपनी भी बात करें तो कुछ हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, बट वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि 50% मदर एंड 50% फादर की तरह हम दिख रहे हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। तो ये जो डिफरेंस है नई जनरेशन में, जो पुरानी जो पेरेंटल जनरेशन है उससे जो अगली जनरेशन है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरी करता है उनमें, इसे हम कहते हैं वेरिएशंस। तो जब भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, बट वो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन है ये कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेथड्स आप ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें दो तरह की जो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है हमने डिस्कस किए हैं।
वन इज द एसेक्सुअल मोड एंड अदर इज द सेक्सुअल मोड। तो रिप्रोडक्शन मेथड जो है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस करता है, ये दो तरह के मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड में जो सिंगल पेरेंट है वो डिफरेंट मेथड से जो नया ऑर्गेनिज्म है उसे प्रोड्यूस करता है। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन में एक सेल है वो आगे दो नए सेल प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दो कॉपीज होंगी, ये जो दो ऑर्गेनिज्म बने हैं, दो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, जो अगली जनरेशन होती है उसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये इसी पेरेंट की ही कॉपी होंगे। तो यहाँ पे जो नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो कैसे बने हैं? दे आर मेड बाय द कॉपिंग ऑफ द पेरेंट। पेरेंट ने अपनी ही कॉपी तैयार की है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इस प्रोसेस ऑफ डिवीजन को, सेल को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो यहाँ पे हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसका सेल डिवाइड होता है और वो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, चाहे वो मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन है, चाहे वो बडिंग है, चाहे वो बाइनरी फिजन है। हर एक प्रोसेस में जो सिंगल पेरेंट है उसका सेल डिवाइड होके एक नया सेल प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब एक सेल डिवाइड होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? ये सेल का साइटोप्लाज्म है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये हम थोड़ा सा ब्रीफली इस प्रोसेस को देखेंगे। और सेंटर में सेल का न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है सेल का जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? ये प्रेजेंट होता है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, अब जब इस सेल ने डिवाइड होना है, इससे दो सेल बनेंगे, तो दोनों को ही अपना अपना जेनेटिक मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो इसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है ये उसकी एक और कॉपी तैयार करेगा। दो कॉपीज बनेगी जेनेटिक मटेरियल की, एक सेल में चली जाएगी और दूसरी दूसरे सेल में चली जाएगी। सो दैट मीन्स जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय पे डीएनए अपनी कॉपीज तैयार करता है, और ये जो कॉपीज हैं डीएनए डबल हो रहा है, अमाउंट उसका बढ़ रहा है, और ये जो कॉपीज हैं ये अलग अलग जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनमें ये डीएनए कॉपीज चली जाती हैं। और डीएनए कॉपिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ प्रोसेस है, और इसमें चेंजेस की गुंजाइश बहुत कम होती है। लाखों बार अगर सेल डिवाइड होगा तब कहीं जाके कोई एक जो डीएनए सेगमेंट है या डीएनए का जो पार्ट है उसमें कोई चेंज आता है। तो यहाँ पे डीएनए कॉपी का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एक जैसी कॉपीज तैयार करने के लिए बना है। तो जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे उनमें तो सिमिलर कॉपीज ही आती जाएंगी, तो उनमें वेरिएशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। सो दे हैव वेरी लेस वेरिएशंस, बहुत कम वेरिएशंस होती हैं। लाखों जनरेशंस के बाद कहीं जाके जो वो वेरिएशन आती है, बट देन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट करते हैं, तो इनकी जो लाखों जनरेशंस हैं वो बहुत जल्दी आ जाती हैं, ठीक है जी। तो इनमें वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई करने का स्पीड बहुत ज्यादा है, विद इन आवर्स ये अपना जो नंबर इसको डबल कर सकते हैं, तो इनमें जो वेरिएशंस हैं वो आती जरूर है, क्योंकि स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है, तो इनमें भी वेरिएशंस काफी आ जाती हैं। सो नेक्स्ट इज, ये तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे डीएनए कॉपिंग से वेरिएशन आती है। अगला जो मेथड है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर टू पेरेंट्स,
मेल एंड फीमेल, ये हम प्लांट्स के लिए भी बात कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी हम जनरल डिस्कस करेंगे बिल्कुल, क्योंकि प्लांट्स में भी मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें दो तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। मेल पेरेंट जो है ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा एंड जो फीमेल पेरेंट है ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। नाउ ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये फ्यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड इट प्रोड्यूसेस द जाइगोट। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो दो ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, दो ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है उससे मिलके बन रहा है। तो यहाँ पे जब दो डिफरेंट डीएनएज आके मिलते हैं तो वहां पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलती हैं ओवर द जनरेशंस एज कंपेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कॉमन एग्जांपल हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एसेक्सुअल में ही आती है। गुलाब की कलम काट के लगाते हैं हम, आपने एक गुलाब की कलम काटी और वो आपने गमले में लगा दी, उसी की कलम काट के आपने फिर गमले में लगा दी। ओवर दी जनरेशन आप उसी गुलाब की कलम काट के अगर लगाते जाएंगे तो आपको कोई डिफरेंस उसमें नहीं मिलेगा। बहुत सारी जनरेशन के बाद हो सकता है आपको जाके कहीं कोई चेंज मिले। क्यों? क्योंकि वो सेम ही प्लांट का सेम जो पार्ट है वही बार बार डिवाइड होकर उस प्लांट को वो ग्रो कर रहा है। वेजिटेटिवली वो सेल डिवीजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कोई नया डीएनए तो आया ही नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो अलग अलग डीएनए, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए आके उसकी फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो रही है उन दो डीएनएस की, तो यहाँ पे जो वेरिएशन होती है वो ज्यादा होती है। So variation, and this variation it accumulates over the generations. अब ये जो वेरिएशन है, अब नेक्स्ट इज ये जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट है इसमें जो वेरिएशन है वो इसकी अगली जनरेशन में जाएगी, उसकी जो वेरिएशन है उसकी अगली जनरेशन में कैरी ओवर होगी। तो इसी तरह से जो वेरिएशंस है वो इकट्ठी होती जाती हैं और ओवर द जनरेशंस ये पास होती जाती हैं और नई वेरिएशंस क्रिएट होती जाती हैं। सो जब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय पे ये जो वेरिएशंस हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करती हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एवोल्यूशन ऑफ मैन हम डिस्कस करते हैं कि जो लाइफ, जो ह्यूमन जो स्पीशीज हैं उनका ओरिजिन जो है अफ्रीका के आसपास माना जाता है कि वहां पे सबसे पहले जो ह्यूमन स्पीशीज है वो ओरिजिनेट हुए। अब वहां से हजारों जनरेशंस के बाद, इतने सालों के बाद, अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हर जगह प्रेजेंट है। वेस्टर्न में भी वो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो सेम थे, पर वो अलग अलग जगह मूव कर गए। वो कुछ चाइना की तरफ मूव कर गए, कुछ इंडिया की तरफ मूव कर गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए, कुछ यूएस, यूरोप में जाके सेटल हो गए। और आप देखिए इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं वो इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। सो ये इसमें क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म से जो ये सारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक पॉपुलेशन से इतनी सारी पॉपुलेशंस बनी है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट रेसेस जो ह्यूमंस की हैं, हम सब एक ही स्पीशीज हैं बट फिर भी वी लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो इतने जो डिफरेंसेस हैं पॉपुलेशन में, ये ओवर द इयर्स जो वेरिएशंस हैं उन्हीं की वजह से हैं। तो हम पहचान सकते हैं कि ये एक चाइनीज है, ये इंडियन है, ये एक यूरोपियन है, ये अफ्रीकन है। तो ये जो फिजिकल फीचर्स में जो डिफरेंसेस हैं ये ओवर द इयर्स जो वेरिएशंस आई हैं उन्हीं की वजह से हैं और यही वेरिएशंस आगे कंटिन्यू हो जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई आर दीज वेरिएशंस सो इम्पोर्टेंट। वेरिएशंस जो हैं दे गिव some kind of survival advantage। अब ये जो वेरिएशन आती है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ एडवांटेज, उनको कुछ फायदा भी हो सकता है और sometimes these variations are not advantageous। Advantage means, for example,
कोई एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्ट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे रह सकता है, ठीक है जी। उन्हीं में से कोई एक, जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो बैक्टीरिया, उनमें से कोई एक ऐसा बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है जो कि हाई टेम्परेचर के साथ साथ वो लो टेम्परेचर में भी बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाता है। तो जब तक वो हाई टेम्परेचर में रह रहा है वो बैक्टीरिया, वो सारी जो पॉपुलेशन है, तब तक तो कोई खास फर्क नहीं है। बट अगर इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, अगर कहीं उनको कोल्ड क्लाइमेट आ जाए उस जगह पे, या उन्हें वहां से कहीं मूव करना पड़ जाए, तो वहां पे वो बैक्टीरिया जो ठंडे टेम्परेचर को भी अच्छे से झेल सकता है, सह सकता है, उस बैक्टीरिया को फायदा हो जाएगा और वो सर्वाइव कर जाएगा। तो वेरिएशंस कई बार जो है, जो चीजें हमें हमारी पॉपुलेशन से अलग करती हैं, कई बार वो एनवायरनमेंट चेंज होने पे हमें सर्वाइव करने में मदद कर देती हैं। इसी तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन में भी हमारी भी जो हीट सेंसिटिविटी है सबकी अलग अलग है। कई लोगों को ठंड बहुत कम लगती है ना, उन्हें सर्दियों में भी कई बार ऐसा लगता है कि स्वेटर्स पहनने की जरूरत नहीं है। तो अभी जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो इस समय पे उस जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर आने वाले सालों में से, अगर अगले 10 सालों में, 20 सालों में आइस एज अगर आ जाती है या टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस समय पे वो इंडिविजुअल्स जिनको ठंड नहीं लगती, जो ठंड को बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर सकते हैं, उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा ओवर द अदर्स। तो इस तरह से जो वेरिएशंस होती हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी अगर जब भी उसकी सराउंडिंग्स चेंज होंगी तो बाकी पॉपुलेशन से वो बेहतर तरीके से किसी भी नई कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसी जो वेरिएशंस होती हैं वो एडवांटेजियस होती हैं। कई बार कुछ वेरिएशंस, जैसे कलर, किसी बैक्टीरिया का कलर चेंज हो गया है तो हो सकता है वो कलर चेंज से उसको कोई खास एडवांटेज नहीं है। स्किन कलर चेंज हो गया किसी का तो वो कई बार नॉन एडवांटेजियस है, वेरिएशन है बट उसको कोई उसको इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है, सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। एंड समटाइम्स these variations may also we can say that they are harmful। हम ये कह सकते हैं कि उनका नुकसान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार जब वेरिएशन होगी तो ऑर्गेनिज्म बेटर ही होगा। कई बार ऐसी कोई वेरिएशन आ जाती है, जैसे अभी हमने टेम्परेचर का ही एग्जांपल दिया, कई बार ऐसी कोई वेरिएशन आ गई कि वो बैक्टीरिया जो है वो गर्म इलाके में रहते हैं और उनमें से जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कोई ऐसा डीएनए चेंज आ गया कि कोई ऐसी वेरिएशन आ गई, वो बैक्टीरिया उस हाई टेम्परेचर में रह ही नहीं पा रहे हैं, जो प्रोजेनीज हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो नए बैक्टीरिया आए हैं, वो उस गर्म एनवायरनमेंट में रह नहीं पा रहे, तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। तो वेरिएशन जब आती है वो अलग अलग तरीके से आती है, हमेशा एडवांटेजियस नहीं है। कुछ केसेस में एडवांटेजियस हो सकती है, कुछ केसेस में उसका कोई असर नहीं होता, नॉन एडवांटेजियस, इट डज नॉट मैटर, उसका कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि जबकि कुछ केसेस में वो हार्मफुल भी हो सकती है। सो ये जो वेरिएशंस हैं ये इस तरह से ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज about the heredity, that is the inheritance of characters from one generation to the next। अब ये जो inheritance of characters है बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमें ये पता तो है कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, बट किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इसके लिए मेंडल जो है, ग्रेगर जोहान मेंडल, ही वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया इस इनहेरिटेंस के ऊपर, और उन्होंने अपने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, वो भी रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तैयार किए। ग्रेगर जोहान मेंडल जो है, ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया और बेसिकली ही वाज अ मैथमेटिशियन। वो मैथमेटिशियन थे और वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी भी पढ़ते थे, और वहाँ पे उनके जो बॉटनी के प्रोफेसर थे वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, तो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ काफ़ी काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो अपना एग्जाम था उसको पास नहीं कर पाए, ही फेल्ड रादर। तो उसके बाद उन्होंने वो यूनिवर्सिटी छोड़ी और वो आके एक मोनास्ट्री में, चर्च में आके रहने लगे और वहाँ पे एक मंक बन गए। तो वहाँ पे उन्होंने जो क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी था बॉटनी में, तो उन्होंने वहाँ पे अपना जो काम है वो शुरू किया मटर के ऊपर, पी के ऊपर उन्होंने काम किया, पिसम सटाइवम।
ये जो है ये साइंटिफिक नेम है मटर प्लांट का। सो पिजम सटाइवम पे उन्होंने जो अपना काम किया, धीरे धीरे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताए और उन्होंने जो अपना काम है वो पब्लिश किया नेचुरल साइंस मैगजीन में। बट उस समय पे लोग जो है उस काम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे और पहले मैथमेटिशियन और जो मेडिकल साइंसेज है, जो बायोलॉजी है, इसको बिल्कुल अलग अलग दो ब्रांचेस कहा जाता था। तो लोगों को इनका काम बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, तो इनका जो काम है वो एज इट इज पड़ा रह गया, किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा जो रीज़न था कि उस समय पे, जिस समय पे मेंडल हेरिडिटी के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ 1850s की बात है, 1850 के आसपास, तो जिस समय पे ये इनहेरिटेंस के ऊपर काम कर रहे थे, उसी समय पे चार्ल्स डार्विन जो हैं वो इनके कंटेम्प्ररी हैं, इनके समकालीन। उसी समय पे चार्ल्स डार्विन भी हुए थे जिस समय पे मेंडल ने जब काम किया, तो वो एवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है और किस तरह से एवोल्यूशन हुई है स्पीशीज की। तो और लोग उस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो लोगों का सारी दुनिया का जो ध्यान है वो चार्ल्स डार्विन के काम की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो इनके काम को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो उसके बाद इनका काम वैसे ही पड़ा रहा एंड लेटर ही डाइड। उसके बाद इनकी डेथ के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दोबारा उन्होंने जब अपने पेपर प्रेजेंट किए, तो उसमें नेचुरल साइंस मैगजीन में जो जर्नल छपता है साइंस का, तो उसमें उन्होंने जब अपना काम दिखाया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो आप जो तीनों जो काम दे रहे हो ये तो ऑलरेडी मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑलरेडी सबमिट कराया है। तो जब उन्होंने मेंडल का काम देखा, जो उन्होंने अपना जो काम उन्होंने सबमिट किया था, जब उन्होंने वो सारा काम देखा तो इट वाज एग्जैक्टली द सेम वर्क जो उन्होंने 1900 में किया, और मेंडल उस काम को 1856 से 1863 में कर चुके थे। उन्होंने 8 साल इस चीज पे काम किया। सो ये जो काम था, ये जो 3 साइंटिस्ट थे उनमें से एक थे ह्यूगो डे व्रीज, then one was Correns और तीसरे थे शर्मार्क। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और इसके बाद 1900 में इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला। सो मेंडल का जो काम है उसके बाद ये काम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब मेंडल की सक्सेस का रीजन ये था कि उन्होंने अपने जो भी डाटा था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे ही। तो उन्होंने जो जनरेशंस की स्टडी की थी उसको उन्होंने वो सारे जितने नंबर ऑफ प्लांट्स थे, तो उनका सैंपल साइज बहुत बड़ा था। उन्होंने रफली एक एस्टिमेट के हिसाब से उन्होंने कोई 30,000 से ज़्यादा प्लांट्स पे उन्होंने स्टडी की थी। 30,000 प्लांट्स की स्टडी, मोर देन 30,000। तो इतना बड़ा सैंपल साइज था उनके पास, और उन्होंने सारा जो डेटा था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो रेशियोज के फॉर्म में, परसेंटेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से उनका जो डाटा है उसको समझने में बड़ी आसानी हुई। सो नेक्स्ट इज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एक हमें पता भी होना चाहिए कि उन्होंने पिजम सटाइवम ही क्यों चुना। Why did he choose Pisum sativum? So Pisum sativum को चुनने के पीछे बहुत रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था that it was cultivated throughout the year. वो सारा साल उस प्लांट को ग्रो कर सकते थे, और कोई भी साइंटिस्ट जब किसी चीज पे काम करता है तो ये उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि जो मटेरियल है उसके पास वो सारा साल अवेलेबल होना चाहिए, हमेशा उस पर काम कर सके। तो पिजम सटाइवम लेने का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि उसको वो इजीली थ्रू आउट द ईयर कल्टीवेट कर सकते थे। देन इट हैड वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, 3 से 4 महीने का शॉर्ट स्पैन था, तो उन्हें एक साल में 3-4 जनरेशंस जो है वो स्टडी करने का मौका मिलता था। देन नेक्स्ट इज दैट इट हैड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो मटर के पौधा था उसमें कैरेक्टर स्टडी करना बड़ा आसान था, क्योंकि उसमें 7 कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग अलग, उनमें डिस्टिंक्शन नजर आती थी, तो इसके लिए उन्हें उसको स्टडी करना बड़ा इजी था। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन एंड नेक्स्ट वाज दैट
जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकता था एंड क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता था। Now, I hope self-pollination and cross-pollination is clear to you. Self-pollination and cross-pollination में क्या होता है, जैसे अब कोई प्लांट है, उसमें अगर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये जो सेम प्लांट के जो फ्लावर है, यहां से जो पोलन है वो या तो अपने ही स्टिग्मा पे आके गिरता है, सपोज ये पोलन ग्रेन्स है और यहाँ स्टिग्मा है, ये अपने ही स्टिग्मा पे आके गिरेगा, या ये जो पोलन है ये अपने ही प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे जाते हैं। दैट मींस पोलन ट्रांसफर विद इन द सेम प्लांट होता है, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर पोलन ट्रांसफर दो अलग अलग प्लांट्स में हो रहा है, सो देयर आर टू डिफरेंट प्लांट्स, और एक फ्लावर यहां पर है और एक फ्लावर दूसरे प्लांट में है, तो एक प्लांट से, प्लांट ए एंड बी, प्लांट ए से अगर पोलन जो है वो प्लांट बी में जा रहा है फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो मेंडल जो है, जो उन्होंने मटर का पौधा चूज किया, ये सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता था। तो ये सारे एडवांटेजेस थे जिनकी वजह से मेंडल को मटर के पौधे पे काम करना बड़ा आसान था। तो चलिए अब हम 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो स्टडी की। He studied 7 characters। सबसे पहले प्लांट हाइट, और मटर के पौधे में जो प्लांट हाइट है वो उसके सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हैं, या तो प्लांट लंबे हैं या छोटे हैं। अब नॉर्मली ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है, एक हाइट की ग्रेडेशन है, एक छोटे से हाइट से, कम हाइट से लेके 7 फीट तक की जो हाइट है, 5 फुट से लेके 7 फुट तक की एक वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि या तो कोई 6 फीट होगा या कोई 5 फीट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जबकि मटर के पौधे में ये जो प्लांट हाइट है, इसमें सिर्फ 2 ही हाइट्स थी, ईदर द प्लांट्स वर टॉल और दे वर शॉर्ट। तो उनके लिए वो जनरेशन स्टडी करना बड़ा आसान था कि या ये प्लांट टॉल है या ये शॉर्ट है। देन नेक्स्ट इज फ्लावर कलर। सो फ्लावर कलर में भी सिर्फ 2 ही वेरिएशंस थी, या तो फ्लावर कलर पर्पल था या व्हाइट। देन फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन भी 2 ही थी, या तो फ्लावर पोजीशन टर्मिनल थी या एक्सियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल? टर्मिनल मतलब जहां पे ब्रांच खत्म होती है, अगर यहां पे फ्लावर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कि ये टर्मिनल पोजीशन है। और एक्सियल का मतलब है कि अगर ये ब्रांच है और फ्लावर इस एक्सियल से बीच में से कहीं से निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक्सियल पोजीशन है फ्लावर की। सो ये होता है एंड ऑफ द ब्रांच, और ये एक्सियल में से अगर निकलता है। सो फ्लावर पोजीशन 2 थी, टर्मिनल या एक्सियल। देन नेक्स्ट सीड कलर। सीड कलर वाज या तो येलो था या ग्रीन। देन सीड शेप या तो राउंड थी या रिंकल्ड। देन पॉड कलर, पॉड कलर भी या तो येलो था या ग्रीन। एंड पॉड शेप या इन्फ्लेटेड या फिर कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब जो मटर की फली है वो बिल्कुल इस तरह से फ्लैट ये शेप है, या कंस्ट्रिक्टेड या इस तरह की शेप है, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड। तो ये 2 ही शेप्स थी। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने जब स्टडी किए, और 7 कैरेक्टर्स में से 2-2 ही वेरिएशन थी, तो उनके लिए इन कैरेक्टर्स को स्टडी करना बड़ा आसान था। सो ये रीजंस थे कि मेंडल ने मटर का जो पौधा है वो क्यों चूज किया। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।
हम नेक्स्ट वीडियो में जो मेंडल ने प्रोसेस किए हैं और उनका क्या प्रिंसिपल रहा है उसके पीछे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।